Kharcha Pani is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में अंशुमान जी हैं। ये है आज का खर्चा पानी। कल का खर्चा पानी अडानी वाले पूरे प्रकरण पे था और तमाम दूसरी छोटी चीजें भी थी जिस पे हम लोगों ने एक बोनस एपिसोड बनाया था आप लोगों के लिए। राजीव जी भी साथ में थे। आज 2-3-4 खबरें हैं और अंशुमान जी बताएंगे क्या क्या खबरें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सिद्धांत, आपका स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है। हमारे पास शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। एक बड़ा म्यूचुअल फंड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जिसकी कंट्रोवर्सी है, विवाद पिछले साल से लगातार चल रहा है, उस पर सेबी ने जुर्माना लगाया है और उसके प्रमोटर्स पर भी और उसके जो प्रमुख अधिकारी हैं उन पर भी जुर्माना लगाया है। और ये भारत में अपने तरीके का पहला मामला है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से निकल कर आता है। इसे हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। और इसके साथ दुनिया की 2 बड़ी फर्म जिनकी दुनिया में काफी साख है अमेरिका की, वो भी इस पूरे विवाद में भारत में फंसकर दागी हो गई हैं। हम बात करेंगे कच्चे तेल की कीमतों की जो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। और इसके साथ अमेरिका की महंगाई। हाँ, अमेरिका की महंगाई कभी चर्चा में नहीं होती, कभी होती भी नहीं है। और चीन के बाद अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है और उसका क्या असर है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, और भारत के शेयर बाजारों में उसको लेकर क्यों थरथराहट है, क्यों बेचैनी है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का। इन्वेस्टमेंट फर्म खबरों में क्यों है? क्योंकि सेबी, इंडिया की रेगुलेटरिंग एजेंसी है, सेबी ने 15 करोड़ का जुर्माना लगाया। ये 15 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया, क्या कहानी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की, और इस जुर्माने से इन्वेस्टमेंट फर्म पे इस किस्म के जुर्माने से निवेशकों पर, मार्केट पे, तमाम चीजों पर क्या असर दिख सकता है आने वाले समय, और सावधान कैसे और क्यों रहना चाहिए? अंशुमान से। सिद्धांत, ये मामला बहुत सारे लोगों की चर्चा में है। किसकी पृष्ठभूमि में जाने से पहले एक चीज महत्वपूर्ण समझना जरूरी है भारत में कि भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब होने की जो दिक्कत है वो अब हर सेक्टर में फैल गई है। हम 2-3 साल 4 साल तक जिन लोगों को भारत में उद्योग का पितामह और नए तरीके की औद्योगिक क्रांति करने वाला और बहुत बड़े विजनरी और उद्यमी मानते हैं, 2-3-4 साल बाद हमें उनके बिल्कुल दूसरे ही चेहरे सामने आते हैं। समझ में आता है कि उन्होंने तो बैंकों के चूना लगाया था, उन्होंने तो इन्वेस्टर्स को धोखा दिया था, उन्होंने तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्वस्त कर दिया था। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन उसी तरीके का मामला है। इसमें 2 दुनिया की टॉप फर्म, एक टेम्पल्टन और दूसरी कार्लाइल से फंसी हुई हैं, जिनकी दुनिया में काफी साख रही है। इस म्यूचुअल फंड ने, ये डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड था, इसने 26,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली अपनी 6 स्कीमें पिछले साल अचानक बंद कर दी थी। ये सोचते हुए, ये देखते हुए कि इनमें आने वाले समय में रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है। ये एक गलत फैसला था। इसके खिलाफ लोगों ने अदालत में अपील की और सेबी ने इस पर फैसला लेकर म्यूचुअल फंड को नई स्कीम्स लॉन्च करने के लिए 2 साल से रोक दिया। और करीब 512 करोड़ रुपए का रिफंड निवेशकों को वापस करने का आदेश दिया। ये रिफंड वो था जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस कलेक्ट की गई थी। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे के पूरे मामले में जो बेईमानी है या जो नाइंसाफी है वो इसके प्रवर्तकों ने की है। मुंबई के म्यूचुअल फंड उद्योग में कुडवा फैमिली का काफी नाम रहा है। लोग विवेक कड़वा और जो कि डायरेक्टर थे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के, उनको डेट मार्केट फंड के विशेषज्ञ के तौर पर मानते थे। उन पर सेबी ने सीधा जुर्माना लगाया है और उन्होंने वही किया है जो भारत के कारपोरेट अपने काम के लिए कुख्यात हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कंपनियों के साथ भी उतनी ही सख्ती और उनसे उतने ही सवाल पूछे जाने चाहिए जितने हम सरकारों के साथ पूछते हैं। सेबी ने पाया कि जो टेम्पल्टन एएमसी के डायरेक्टर हैं विवेक कड़वा और उनकी वाइफ रूपा कड़वा और उनकी मदर वसंती कड़वा, इन्होंने एफडी की फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की स्कीमें बंद होने से 1 दिन पहले 30 करोड़ के शेयर बेचे।
ये इन्हें पता था कि ये बाजार में होने वाला है, कंपनी ये स्कीम बंद करने वाली है। वो इस सारी सूचना को जानते थे क्योंकि वही ये फैसला लेने वाले थे, और उन्हें पता था कि आने वाले समय में लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा, जब स्कीमें बंद हो जाएंगी तो पैसा आना बंद हो जाएगा। उन्होंने ये शेयर बेचे। सेबी ने अपनी जांच में पाया, सेबी ने विवेक पर 4 करोड़ का, रूपा पर 3 करोड़ का फाइन लगाया है और इन्हें अगले 1 साल तक बाजार में आने से रोक दिया है। इस तमाम हो हल्ले के बीच हमें इस खबर का और इस घोटाले का मतलब समझना जरूरी है। हमारे जैसे असंख्य छोटे निवेशक के जानते ही नहीं कि म्यूचुअल फंड के दफ्तर के भीतर होता क्या है, ये फैसले कैसे लेते हैं, कौन सी स्कीम कब बंद हो जाएगी हमें पता नहीं चलता। हम तो आंख बंद करके सिर्फ म्यूचुअल फंड का एक इंडेक्स देखते हैं, हम शेयर बाजार को ऊपर बढ़ता हुआ देखते हैं, हम तो उसके एनपीए पढ़ लेते हैं, और हमें कई सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आकर तरह से दिलचस्प पीपीटी बनाकर समझाते हैं कि देखिए अगर आप यहां पैसा लगाओगे तो ऐसा होगा। पर वहां पीछे बैठा कौन है? वो फंड की स्कीम बंद करने से पहले अपने ही शेयर बेचकर निकल जाना चाहता है। और ये समस्या हमने पहले कॉर्पोरेट्स में देखी थी, यही समस्या हमने बैंकर्स में देखी थी। भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए ये बहुत ही दागी समय है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित कंपनी, एक प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर ऐसा करता है तो म्यूचुअल फंड उद्योग पर विश्वास होना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सेबी ने तेजी से कार्रवाई की, लोगों को कोर्ट में भी जाना पड़ा, सेबी ने इस पर फैसला किया, फाइन लगाया, लेकिन कारपोरेट गवर्नेंस की समस्या, कारपोरेट ईमानदारी की समस्या, जो जेट एयरवेज से लेकर अनिल अंबानी से लेकर मेहुल चोकसी और नीरव मोदी से लेकर धूत से लेकर में दिखती थी, वो फैलकर भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में भी पहुंच गई है। और इसलिए अगर आप निवेशक हैं तो आप जितना अधिक जान सकते हैं अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में, जितनी अधिक जानकारी कर सकते हैं, जितनी अधिक छानबीन कर सकते हैं, जितना अधिक रिसर्च कर सकते हैं, वो जरूर करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति जो आपके करोड़ों रुपए के निवेश को संभाल रहा है, जिसके पास आपके भविष्य की जिम्मेदारी है, वो इस तरीके के फैसले नहीं कर सकता। ये मिला जुला के अंशुमान जी, मुझे वो केस भी याद आता है, कॉर्पोरेट जो प्लानिंग है इंडिया की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा जो है उसका फेलियर, जो हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, एक कंपनी जो न्यूयॉर्क पहुंच गई एयर इंडिया के एसेट बेचने के लिए। हाँ, और वो एक डिस्प्यूट था जो केन एनर्जी के साथ भारत का हुआ था। लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर हम लोग अर्थात में भी इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, पूरा एपिसोड है जिसमें हमने उन किस्सों का और उन नियमों का जिक्र किया था। यहाँ इसको संक्षेप में संदर्भ में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कागजों पर भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियम दुनिया में सबसे अच्छे पाए जाते हैं, पर अगर आप पिछले 7-8 साल में देखें तो जितनी कंपनियां और जितने बड़े उद्योगपति भारत में बस्ट हुए हैं, बिखरे हैं, और उनके चेहरे सामने आए, आप लिस्ट बनाते चले जाइए। आप विजय माल्या को ले लीजिए, आप अनिल अंबानी को ले लीजिए, आप धूत को ले लीजिए। इसलिए हमें दिखता है कि जो चेहरा कंपनियों का या कॉर्पोरेट्स का बाहर दिखता है, उनके बोर्ड रूम की स्थिति वैसी नहीं होती। और इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत के रेगुलेटर या भारत की सरकारें कभी राजनीति से थोड़े समय के लिए बाहर निकलें, चुनाव की गणित लगाने से बाहर आए, और कम से कम ये तो देखें कि जहां निवेशकों ने पैसा लगा रखा है उनके हितों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इन कंपनियों के मालिकों को, डायरेक्टर्स को, बोर्ड को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और ट्रांसपेरेंसी के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के निवेश और उनकी जिंदगी भर की बचत शामिल होती है। अगली खबर में चलते हैं अंशुमान जी। तेल का बाजार आज फिर से पता नहीं कैवीं बार, अब तो संख्या और कितनी बार हुआ है वो संख्या भी भूल चुके हैं, फिर से बढ़ोतरी हुई है। कुछ पैसे हो गए, 100 रुपए के ऊपर अब तेल होना, तो पेट्रोल और डीजल का 100 रुपए के ऊपर होना एक आम बात हो चुकी है। अब उसमें कोई नयापन नहीं है कि आप 100 रुपए ऊपर पहुंचा पेट्रोल, या पेट्रोल में लगी आग टाइप के की फ्रंट हेडलाइन बनाए फ्रंट पेज की, वो चीजें पुरानी हो चुकी। अब स्थितियां और खराब हो सकती हैं। जो खबरें हैं, कच्चा तेल जो है उसकी कीमत तो बढ़ी है, कच्चे तेल की कीमत रैली करेगी, अभी $100 प्रति बैरल तक भी चीजें जा सकती हैं। मैं मिंट की खबर के हवाले से बता रहा हूं, $100 प्रति बैरल तक भी जा सकती हैं। और हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने साफ कर दिया है कि राजस्व की कमी है, दामों में कमी अभी संभव नहीं है। कुछ दिनों पहले जाड़ा चल रहा था, इसलिए कमी संभव नहीं थी, और अभी राजस्व में कमी है तो दामों में कमी संभव नहीं है। यानी संभावना कहीं कुछ भी नहीं है और दामों में बढ़ोतरी जारी है। अंशुमान जी,
सिद्धांत, हमें अपने एक पुराने एपिसोड की याद आ गई, कई पुराने एपिसोड की याद आ गई। शुरुआत में जब हमें कहते थे कि भारत में 100 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल न्यू नॉर्मल हो जाएगा जिस तरह से टैक्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे दर्शक कमेंट में हम पर सवाल उठाते थे और हमसे कहते थे कि नहीं नहीं, ये तो आप कहाँ से ये कह रहे हैं। लेकिन करीब से सरकारों के कामकाज को देखते हुए हमें पता है और हमें समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कहाँ जा रही हैं और हम उधर आ गए। हम लगातार दर्शकों को, खर्चा पानी के दर्शकों को इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है, सरकार आपकी महंगाई में कोई राहत देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। खर्चा पानी के एपिसोड में हम मौके मौके पर जब भी 70-72 से ऊपर ब्रेंट निकलता है हम बताते हैं। अब आज ब्रेंट $74 पर बैरल के आसपास के लेवल पर पहुंच गया, मतलब लगभग $75 के आसपास, $74.47 पर बैरल की रेट आ गई, जो 2019 के बाद का सबसे बड़ा पीक है। और यूएस क्रूड, जो कि दूसरा क्रूड है, जो कि दूसरा बेंचमार्क है वो करीब करीब $72.60 पर बैरल के आसपास आ गया। दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादक देश उत्पादन बढ़ाने नहीं जा रहे हैं उस स्पीड से जिस स्पीड से हम दुनिया सोचती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड बढ़ रही है और इसकी वजह है कि पेट्रोल के ब्रेंट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि बहुत सारी एजेंसियां इसे $80-85 और $100 तक जाने की बात कह रही। हालांकि $100 का आकलन बहुत तथ्य संगत नहीं लगता अगर हम ब्रेंट के प्राइस का चार्ट और ट्रेजेक्टरी देखें, लेकिन $80-85 के आसपास के लेवल आ सकते हैं अगर ओपेक देशों ने प्रोडक्शन में डिमांड के हिसाब से बढ़ोतरी नहीं की। 60 पर हम 90 की कीमत चुका रहे थे। $60 पर बैरल की जब कीमत थी $60-62, तभी हम 85, 90, 86 पे चुका रहे थे। तो अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है। सरकार अगर एक्साइज ड्यूटीज में और राज्य सरकारें वैट में निर्णायक कटौती और लंबे समय के लिए कटौती नहीं करती, तो पेट्रोल तो 100 क्या, डीजल भी 100 से बहुत दूर नहीं है। नहीं है, डीजल की कीमतें भी 100 के आसपास पहुंचने की संभावना। और इसका असर आप चौतरफा देख सकते हैं। चाहे आप जैसे लॉकडाउन खुला, ट्रक सड़क पर आए, भाड़े में 5 से 15% और कई जगह 25% तक की बढ़ोतरी हुई। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी होने वाली नहीं है। क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। वो रिफ्लेक्ट होना ही था, इतने दिन का लॉकडाउन और उतने दिनों की बढ़ोतरी और धीरे धीरे ट्रकों के और व्हीकलर लोड बढ़ने के साथ वो रिफ्लेक्ट होना जाहिर था कि वो चीजें बदलेंगी। आखिरी खबर आज की, अमेरिका में महंगाई आई है अंशुमान जी। हम ही लोग परेशान नहीं हैं, जहां जहां वैक्सीन लग गई है दोनों डोज, वहां पर भी महंगाई आई है और इर्रिवर्सिबल किस्म की महंगाई आई है। मतलब वो ऐसी महंगाई है, मतलब महंगाई का स्वरूप ही ऐसा है कि वो वापस होती नहीं है। और CNBC TV 18 के हवाले से एक ट्वीट जो आपने शेयर किया था, और उस पे जो पोर्ट शेल्टर इन्वेस्ट के रिचर्ड हैरिस ने कहा है कि करंट इन्फ्लेशन ट्रेंड इज नॉट ट्रांजिटरी, ट्रांजिशन फेज नहीं है, ये साफ कह रहे हैं वो इस तरह से। और एक्सपेक्ट फेड टू कीप पॉलिसी स्टडी इन दिस मीटिंग, अ रेट हाइक इन यूएस विल डैमेज द इकोनॉमी गिवन द एक्सटेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट। अच्छा खासा उधार है, इसके वजह से जो हाइक है इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा। अंशुमान जी। सिद्धांत, अमेरिका की महंगाई दिलचस्प है और काफी अलग अलग चर्चा में। हमने दर्पण के साथ एक एपिसोड में चर्चा की थी कि भारत दुनिया की तीनों अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई है और तीनों अर्थव्यवस्थाओं की महंगाई का स्वरूप और स्वभाव अलग अलग है। चीन की महंगाई, चीन में उत्पादकों ने अपनी कीमतें बड़े पैमाने पर बढ़ाई कोविड के बाद, और उसका असर हुआ कि मैनहट्टन के बाजारों में सामान 20% तक महंगा हो गया। तो चीन में तो अमेरिका में एक बड़ा हिस्सा चीन से इंपोर्ट होकर आता है, तो महंगाई बढ़ना शुरू हुई चीन के कारण, क्योंकि चीन ने पिछले 1 साल 1.5 साल तक अपनी कीमतों को कंट्रोल रखा और उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने अपनी कीमतें बढ़ानी शुरू की हैं। अमेरिका में कहां से महंगाई की जो नई बहस शुरू होती है वो ये है वहां से कि अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है, जिसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, उसने कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का मई में एक सर्वे किया। उस सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद अमेरिका के शेयर बाजारों में, बैंकरों के बीच, निवेशकों के बीच और पूरी दुनिया के लोग जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की एक एक चीज पर रखते हैं, उनके बीच में एक बिल्कुल दूसरे तरीके की चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोग ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशंस उनके ऐसे हैं 4% तक जा सकती है। इस बात की संभावना वहां पता चली और ये डिबेट शुरू हुई कि ये महंगाई ट्रांजिटरी है, तात्कालिक है या लंबे समय के लिए बनी रहेगी।
अमेरिका की महंगाई में, हालांकि अमेरिका में महंगाई बढ़ने से का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर इसलिए पड़ता है कि अगर वहां पर महंगाई बढ़ी तो ब्याज दरों में जो कमी है या जो ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया है वो रुकेगी और कर्ज थोड़ा महंगा होगा, जिसका असर दुनिया के बाजारों पर दिखाई देगा। पर अमेरिका की महंगाई की वजह दूसरी है, और इसलिए बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि अमेरिका की महंगाई क्वालिटी इन्फ्लेशन है, क्योंकि महंगाई पिछले एक साल में अपने देश की जनता की कमाई टूटने से बचाने के कारण आई है। पिछले एक साल में अमेरिकी सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों की तनख्वाहें कम होने से बचाई, उद्योगों को मदद दी, उनको पेचेक प्रोटेक्शन दिए, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए, लोगों की कमाई नहीं घटी, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। तो जैसे ही इकोनॉमी ओपन होना शुरू हुई उनके हाथ में फंड्स मौजूद थे और वो फंड्स लेकर बाहर निकले, और जितना अतिरिक्त पैसा बाजार में आया है वो बाजार में डिमांड बढ़ाकर महंगाई बढ़ा रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था में फर्क है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था सरप्लस प्रोडक्शन वाली अर्थव्यवस्था है, वहां पर महंगाई को एडजस्ट करने और उसे फेस करने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसलिए इस महंगाई को बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये महंगाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर, डिमांड बढ़ाकर मैनेज की जा सकती है। ऐसा उन लोगों का मानना है जिनका मानना है कि महंगाई गरीबी और बेकारी से बचाने की वजह से आई थी। दूसरी तरफ मार्केट के लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये महंगाई थोड़ा लंबी चली, ट्रांजिटरी साबित नहीं हुई, बहुत सारे लोग से ट्रांजिटरी मान रहे हैं, उनका मानना है कि अगर ये लंबी चली, मान लीजिए अमेरिकन कंपनीज ने डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्राइसेस के लेवल नीचे आ गए, जो पेंट अप डिमांड आ रही है बाजार में वो अगले 2-3 महीनों में सेटल हो गई, तो महंगाई की दर नीचे आ जाएगी, उत्पादन से इसे एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये लंबी चलती है 3-4-5 महीने चलती, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों पर इसका असर दिखाई देगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लेशन के बन गए हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस उन फैसलों की वजह से आए हैं जिन फैसलों की वजह से अमेरिका के लोगों की आय में कमी नहीं हुई इसके दौरान। जबकि चीन में जो महंगाई बढ़ना शुरू हुई है वो कच्चे माल की लागत के कारण बढ़ी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार, ग्लोबल मार्केट में स्टील की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, क्रूड की, इसकी सबकी कीमतें बढ़ी। चाइना के प्रोड्यूसर्स ने पिछले एक साल तक कीमतों में बढ़ोतरी को थाम रखा था, एडजस्ट किया था, बर्दाश्त किया था। अब उन्होंने बढ़ोतरी करना शुरू की, और चीन दुनिया की फैक्ट्री है। चीन अगर महंगाई बढ़ाता है तो पूरी दुनिया के बाजारों में बढ़ती है वो महंगाई, भारत में भी बढ़ेगी, उसका असर सब जगह दिखाई देगा। भारत की महंगाई पर हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत की महंगाई नितांत दूसरे कारणों से आ रही है। भारत की महंगाई सरकार के टैक्सेशन के कारण आ रही है। भारत की महंगाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जो कि कंपनियों ने लागत को तत्काल कीमतें बढ़ाकर पास ऑन किया। ये है महंगाई का पूरा परिदृश्य। चूंकि अमेरिका की महंगाई पर बहुत सारे लोग ट्विटर पर सवाल पूछ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि हम लोग आज इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। जरूर। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा, ऐसे सवाल पूछते रहेंगे तो हम लोग टॉपिक भी लेकर आते रहेंगे खर्चा पानी में। अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।